नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। लोकमंच में आज बात बाढ़ और बारिश से जो हालात देश भर में बने हैं उनको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि ये जो प्राकृतिक आपदा तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन प्रकृति का ये रूप हमें चेता रहा है कि किस तरीके से हमको पर्यावरण संरक्षण के प्रति अब ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में बाढ़ के हालात बने हैं, भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है खासा। और जो प्रमुख राज्य खासे प्रभावित हुए उनकी बात करें तो उनमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित विभिन्न ऐसे राज्य हैं जो कि बाढ़ की स्थिति से, भारी बारिश की वजह से खासे परेशान है। हालांकि प्रशासन जो है राहत और बचाव कार्य लगातार कर रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अब समय है स्थितियों को समझने का कि ये जो बिगड़े हुए हालात हैं आने वाले समय में और ज्यादा ना बिगड़ जाए। वर्तमान समय में किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि प्रकृति का ये जो विभत्स रूप आज हम देख रहे हैं कम से कम आने वाले भारत के भविष्य को इससे हम बचा कर रख सके। तो क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत होगी इन तमाम प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, इस पूरे विषय पर चर्चा आज लोकमंच में। बारिश, बाढ़ और उनकी व्यवस्थाओं पर बातचीत के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार, आप शिक्षाविद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोकसभा टीवी की तरफ से। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवा, बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका भी। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं NWA के पूर्व निदेशक मनोहर खुशालनी, बहुत बहुत स्वागत मनोहर सर आपका भी। चर्चा की शुरुआत संतोष जी मैं आपसे करना चाहूंगा। वर्तमान समय में जो भारी बारिश और उसके बाद में बाढ़ से जो उत्पन्न हालात है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौतों के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, कई 100 की स्थिति में लोग मारे जा रहे हैं लगातार। इन हालातों को, क्योंकि बारिश तो हर साल होती है और हर साल हम ऐसी खबरें भी सुनते हैं, क्या जरूरत है कि इन सावधानियों पर सबसे पहले अब ध्यान देना है ताकि प्रकृति का अंधाधुंध दोहन हम ना करें कि उसके बाद प्रकृति हमें संभलने का मौका भी ना दे। ये उदाहरण कुछ जो है ये हमारे सामने उसी बात का प्रतीक है। देखिए, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं चलने वाला। जो पहले से हम कार्य करते आ रहे थे उस विभीषिका को देखते हुए चीज़ें बहुत बदल गई हैं और भी बदलेंगी जी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो अभी आप विभीषिका देख रहे हैं, राजस्थान में कभी बाढ़ सुना नहीं जाता था, जो राजस्थान में बाढ़ सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये एक वेस्टर्न घाट हमारा पूरा जो है इलाका, जो पहले ईस्टर्न घाट में ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश होती थी और अब वेस्टर्न घाट में एक शिफ्ट दिख रहा है। साथ ही साथ जो विभीषिका है ये कम क्षणों में ज़्यादा बारिश की भी संभावना जो हो रही है, जो चीज़ें दिख रही हैं, उससे क्या हो रहा था कि विषमताएं बढ़ रही हैं। तो इस दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो विषमताएं बढ़ रही हैं, इसका प्रारूप बदल रहा है, इसका स्वरूप बदल रहा है और इसके प्रभाव भी बदल रहे हैं। तो इन स्थितियों में ये देखा जाए कि क्या जब जिस तरह से हम बाढ़ का प्रबंधन या पानी का प्रबंधन करते थे वैसे ही स्थिति में करते आए तो नहीं होगा। पहले का जो हमारा अप्रोच था कि जिस तरह की विभीषिका होती थी तो हम डिजास्टर को लेकर रिस्पॉन्ड करते थे, लोगों को रिलीफ कैंप में ले जाते थे और उनको एक सुविधाएं मुहैया कराते थे। बाढ़ का पानी जब जाता था, उतर जाता था, तो हम वापस ले आते थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति और लगातार स्थिति ऐसे देखने को मिल रही है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होगा कि इसको अप्रोच को बहुत कहते हैं कि शिद्दत से बदलने की जरूरत है। केवल कहने की बात नहीं है। पर राहत और बचाव कार्य तो अभी लगातार नहीं, वो तो अभी भी होगा, वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, 50 साल से हमारे यहाँ चला रहा है। लेकिन अभी जो बात आ रही है कि इस सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है, वो बदलाव की आवश्यकता ये है कि जितने भी हमारे विकास के आयाम हैं या कार्यक्रम हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सड़कें बन रही हैं, अभी आप देखें कि सबसे ज्यादा तबाही उन चीजों पे भी हो रहा है व्यक्ति के साथ साथ। व्यक्ति लाइफ, लाइवलीहुड, पर्यावरण के साथ साथ उनका भी हो रहा है नुकसान। तो अभी अगर 3 राज्यों के आंकड़ों को अगर देखें तो केरला का 26,000 करोड़ का नुकसान हुआ पिछली बार, उड़ीसा का 24,000 करोड़ का नुकसान हुआ फेनी में। और इस तरह से अगर आप देखें कि कई राज्यों में 26,000, 30,000, 40,000 करोड़, और पूरे मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो करीब करीब हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो उसमें व्यक्ति के लाइफ और लाइवलीहुड के लाइफ के साथ साथ एक इकोनॉमी को भी बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में पूर्व हम बाढ़ के क्या कर सकते हैं
किस तरह से रिस्क रिडक्शन मेजर्स हम ला सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें कार्य करने की आवश्यकता है, अगर बांधों का नियंत्रण ठीक कर सकते हैं या वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, कुछ बहुत सारे इस तरह के आयाम है। अगर चर्चा अभी आगे बढ़ेगी तो इन सब बातों पे खुलासा होगा। और वंदना जी यहाँ बैठी हैं। हजारों करोड़ रुपयों को नुकसान हुआ है, आंकड़ा अभी हमको संतोष जी ने बताया, और एनडीएमए के जो आंकड़े हमारे सामने वो कह रहा है कि आने वाले 10 सालों में 47,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना एनडीएमए ने बताई है प्राकृतिक आपदा की वजह से। बीते एक दशक में हमने आपदा प्रबंधन नाम का एक शब्द जो कि बहुत ज्यादा तेजी से चर्चा में आया, इसके बारे में सुना। मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्या अंधाधुंध विकास वर्तमान समय में ये जो बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और जो विनाश की भयावह तस्वीर हम देख रहे हैं, ये उसका उदाहरण है, ये उसका कारण है क्या? जो प्रकृति के खिलाफ विकास होगा जी, वो प्रकृति के संतुलन को तोड़ेगा, चाहे वो पहाड़ों में जंगल कटान हो। मेरी शुरुआत 5 दशक पहले हुई थी। मैं अपने को पर्यावरणविद नहीं करती, क्योंकि हमारी सोच में पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण तो बाहर होता है। हम प्रकृति के एक भाग हैं। मैं अपने को प्रकृति सेवक और प्राकृतिक वैज्ञानिक, मैंने क्वांटम थियोरी में अपना पीएचडी किया है, और अब मैं इकोलॉजिकल लॉ समझने की कोशिश करती हूँ। उस समय एक पहली भयंकर बाढ़ आई थी, और महिलाएं, मेरी बहनें उत्तराखंड की, उस टाइम उत्तराखंड भी नहीं था, गढ़वाल की बहनें कह रही थी जंगल काटोगे बाढ़ आएगी, सूखा बढ़ेगा। कोई नहीं सुनता था, क्योंकि पेड़ काट के जो मुनाफा आता था उसको इकोनॉमी माना जाता था। 78 में एक पहाड़ के ऊपर जंगल कटा हुआ, पूरा पहाड़ उत्तरकाशी के ऊपर गंगा जी में आया, 4 किलोमीटर लॉन्ग लेक बनी। जब वो टूटी तो कलकत्ता तक फ्लड हुआ। उसके बाद सरकार जागी, विश्व बैंक जागा कि महिलाएं ठीक कह रही थी, पहाड़ों के जंगल का मेन काम है मिट्टी और जल का संरक्षण, ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री से नहीं हो सकते। 81 में ये समझ गए थे हम, पर आज भी आप देख लीजिए कि प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारे चिपको आंदोलन के बाद 1000 मीटर के ऊपर जंगल नहीं कट सकते थे जी। पर हाईवेज आर एग्जेम्प्ट, और हम तपस्या करके 4 धाम यात्रा करा करते थे। आज हम जूम करके 4 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे चाहते हैं, हेलीकॉप्टर चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। श्रद्धा तो गायब हो गई, हमारी देवभूमि से श्रद्धा भाग गई, और उसके साथ पानी भाग रहा है उसके पीछे। क्योंकि जो 4 टेम्पल हमारे हैं, ये 4 टेम्पल रिवर्स के बिगनिंग है, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और केदारनाथ में मंदाकिनी घाटी शुरू होती है, वो ग्लेशियर मेल्ट होके भी तबाही हो रही है। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ये ज्ञान है कि क्यों शिव जी को बुलाया गया कि गंगा तो तबाही कर देगी अगर शिव जी अपने बालों में जटा, तो जटा क्या है? हमारे पहाड़ी जंगल। जी, जी। पहली बात ये, तो हमें प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट इन चीजों पे देखना होगा। दूसरा है, हम लोगों ने कोल को इस्तेमाल को एक मेजर ऑफ डेवलपमेंट मान लिया है, पर अब तक तो एस्टैब्लिश्ड है क्लाइमेट चेंज फॉसिल फ्यूल से इस्तेमाल से हो रहा है, क्योंकि इससे पोल्यूशन हो रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन की बनी हुई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैसे नाइट्रस ऑक्साइड जा रहा है, फैक्ट्री फार्मिंग और गंद और गार्बेज हीप से मीथेन जा रहा है। ये 3 ग्रीन हाउस गैस मौसम और ऋतु असंतुलन जो बना रही हैं, तो क्लाइमेट एक्सट्रीम हो रही है। ये नहीं कि फ्लड नहीं होते थे, ड्राउट नहीं होते थे, पर अब एक्सट्रीम हो रहे हैं और अनप्रिडिक्टेबल टाइम में हो रहे हैं, और ऐसी जगहों में जो सूखे की जगह, जैसे आपने बोला राजस्थान का जिक्र हुआ। हाँ बिल्कुल। और अगर हम जमीन पे प्रकृति के खिलाफ, जो इसको मैं मैल डेवलपमेंट कहती हूँ, इसे डेवलपमेंट नहीं कहती जी, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ है, तो ये तबाही करेगा। हवा में वो ही प्रकृति के खिलाफ, क्योंकि हम ऋतु कहते हैं। ठीक बात। क्लाइमेट सिस्टम्स को हम ऋतु कहते हैं। ऋतु का मतलब ऋता से निकला है, ठीक तरह के एक्शन से, द राइट एक्शन। ठीक है। और ये जो तबाही ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी बढ़ रही है, टाइम हो गया है कि हम एक असेसमेंट करें। एक और है, हम सोचते थे कि नदियों के पानी को डैम बना के रोक दो,
पर अगर आप स्टडी करिए जो केरला का फ्लड था, इट वाज टोटली डैम इंड्यूस्ड। अभी जो पंजाब में फ्लडिंग हो रहा है, इट इज डैम इंड्यूस्ड। हमारे उत्तराखंड में बहुत फ्लडिंग आइदर डैम कंस्ट्रक्शन इंड्यूस्ड और डैम वाटर रिलीज इंड्यूस्ड। सब में बड़ी भूल हुई है, वैज्ञानिक भूल है ये, कि हम पश्चिम के सीख को एकदम अडॉप्ट कर लेते हैं। पर पश्चिम और हमारे में फर्क क्या है? इंग्लैंड में पूरे साल में जितनी बारिश आती है, हमारे भारत में मॉनसून के टाइम में एक दिन में उतनी आती है। बात। तो हम अपने को उनकी तरह नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि जिस तरह यहाँ फ्लड आएगा उनके यहाँ तो होता नहीं। तो हमको जंगल को बचाना है, प्राकृतिक जंगल को, और पहाड़ों में बचाना है। डेल्टा में पेड़ नहीं लगाने, यूकलिप्टस लगा के नहीं बचेगा। दूसरा, हम भूल गए हैं कि सब में बड़ा डैम हमारी धरती है जी। मिट्टी में अगर 1% ऑर्गेनिक मैटर डालो, आप जैविक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो, 1% 160,000 लीटर पानी संरक्षण करता है। उसके 2 भाग हैं। पहला कि जब पानी रुकेगा तो सूखा नहीं होगा। हमारे देहरादून में जो प्राकृतिक खेती का फार्म है, 70 फीट ऊंचा आया है पानी, ग्राउंड वाटर। पर उससे ऊपर है कि जब पानी में स्पंज लाइक क्वालिटी होगी, जैसे स्पंज पानी सोख लेते है ना, इस तरह मिट्टी पानी सोख लेती है और फ्लडिंग कम होती है। तो जितना आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे, आप हेवी मशीनरी यूज करोगे, तो पहाड़ों में जंगल कटान और प्लेन्स और बेसन में केमिकल फार्मिंग, ये 2 चीज, और ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज ऑफ द सिस्टम। क्योंकि हर नदी का फ्लो है, हर बेसन का फ्लो है, उसके खिलाफ आप कुछ भी करोगे, चाहे वो हाईवे बनाना हो, चाहे वो डैम लगाना हो, चाहे वो शहर। दिल्ली में एक बारिश चाहिए आधे घंटे की, हर स्ट्रीट में फ्लड है, चौक। बिल्कुल। It is because we become blind to the laws of nature, the laws of water, the laws of ecology. मनोहर जी, जैसा कि वंदना शिवा जी ने बहुत ही विस्तार से बताया कि विकास हो, लेकिन वो इस तरीके के आधार पर ना हो कि आप प्रकृति का दोहन करें, क्योंकि स्थितियां बहुत खतरनाक है। उत्तराखंड की त्रासदी हम सभी के सामने है, उसकी विभीषिका को अभी भूले नहीं, ये पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं, उसके बाद भी अब नहीं चेते तो आगे हालात बद से बदतर होंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट जो है वो इंटेलिजेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी वी कैन नॉट गो बैक टू द व्हाट शुड आई से टू द स्टोन एज और समथिंग लाइक दैट, वो तो नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन पर्यावरण को ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा। आज से 3 साल पहले नैनीताल लेक जो है वो 15 फुट नीचे चली गई थी। किसी को चिंता नहीं थी देश में कि क्या हो रहा है। हुआ क्या था कि उसके ऊपर जो दूसरी सूखा लेक है, वहाँ से पानी नैनीताल लेक में आता था, तो उसके चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो गई। तो पानी को आप जब तालाब में जाने नहीं दोगे तो वो पहुंचेगा कैसे? सब जगह आप देखिए, पुराने सारे जो भी बावलियां थी, जो भारत की एक बहुत पुरानी वो परंपरा है बावलियों की और तालाबों की, जगह जगह गांव-गांव में तालाब था जहाँ भैंसें भी तैरती रहती, उसमें डूबी रहती थी और लोग बच्चे नहाते थे, सब कुछ होता था। वो धीरे धीरे सूखती जा रही, क्योंकि एक तो वाटर बॉडीज के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो तो बिल्कुल गलत है। अब केरला की बाढ़ के बारे में देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि असली जो रीज़न था कि गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने घाट्स के ऊपर जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ था उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट की थी कि गुजरात से लेकर के केरला तक जो 6 स्टेट्स हैं वो सारे अफेक्टेड थे। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो 64% जो है एरिया जो है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को डिक्लेयर किया था उन्होंने। उनका था उसमें 3 जोन बनाए थे उन्होंने, इकोनॉमिक जोन, इकोलॉजिकल जोन 1, 2 और 3। और उसमें उन्होंने कहा था इकोलॉजिकल जोन 1 है, उसमें तो अब आप थोड़े दिनों के बाद उसमें तो किसी बड़े डैम को आप मत अलाउ कीजिए, नए डैम को। वहाँ पे माइनिंग जो थी 2016 तक उसको ख़त्म कर देनी चाहिए थी। और एक जोन 2 में माइनिंग करनी है तो उसमें अंडर सर्टेन कंट्रोल एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़, माइनिंग से क्या हो रहा है, अब आप रिवर बेड में क्वारिंग कर रहे हैं स्टोन की। अब रिवर का एक नेचुरल स्लोप होता है जी, ठीक है। अगर आपने उसमें क्वारिंग की तो उस स्लोप को डिस्टर्ब कर रहे हो। दूसरा, रिवर प्लेन में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, मैं दिल्ली में एग्जांपल दूंगा, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज जो है वो रिवर प्लेन में कंस्ट्रक्ट किया गया है। तमिलनाडु में, चेन्नई में जिस वजह से ड्रॉट आई थी, माइंड यू जी, उसी वजह से बाढ़ आई थी।
क्या था कि वहाँ पे वेटलैंड जो है उसमें इन्होंने कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिए। बिल्डर्स और डेवलपर्स जो है ये बहुत बर्बादी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। तो वेटलैंड्स पे वहाँ पे चेन्नई में आप देखिए उनके कितने बड़े रिसोर्सेज है। उनके पास 3 नदियाँ हैं, 4 रिजर्वायर्स हैं, 5 वेटलैंड्स हैं, 6 फॉरेस्ट है। कैन यू इमेजिन? और उसके बावजूद चेन्नई की ये हालत जी कि वहाँ पे पानी की किल्लत है, वहाँ पे बाढ़ की किल्लत है। तो वो सारे जो थे, इतने सारे रिजर्वायर्स कैसे सूख गए? ठीक है। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दैट वाज द मेन थिंग। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पहाड़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए। पूना में पहाड़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं थी जी। पता नहीं कैसे हो गया कि पहाड़ों की चोटियों पे बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई। लोग अपना पर्यावरण को एंजॉय करने के लिए अपने घर उसके ऊपर बना देते हैं, लेकिन बाकी पर्यावरण का क्या होता है? अब जहाँ से बारिश आती है कैचमेंट एरिया से, जहाँ गिरती है जी, तो उसमें कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट में क्या जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं। अब पेड़ों को हटा दोगे या पेड़ों को निकाल दोगे तो लैंडस्लाइड होगी, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं बिल्कुल वो उसको रोक के बैठती हैं। तो डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपके पास बिजली आ रही है, आपके पास नलों में पानी आ रहा है, तो किन चीज़ों से आ रहा है? इन चीज़ों से आ रहा है। ठीक है। और तो इसीलिए डेवलपमेंट को अगर आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करेंगे ठीक है, तो ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक डेवलपमेंट है। तो मतलब विकास हो, लेकिन विकास पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए तो हमारे देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सकता है। मैं समझना चाहूंगा संतोष जी आपसे, ये बताया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई और नदियों में गाद का भरना बाढ़ का प्रमुख कारण है, और सबसे ज्यादा बाढ़ संभावित देशों में भारत का नाम सबसे पहले आता है, और इसके उदाहरण भी हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं सूखा और कहीं बाढ़, तो ये जो एक ही देश में ये जो अलग अलग स्थितियां हैं, इनके पीछे क्या पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ही बड़ी वजह? देखिए, मैं तो इस तरह से समझता हूँ कि वन साइज फिट टू ऑल वाले प्रॉब्लम नहीं है। केरला के बाढ़ के कुछ अलग कारण हैं जी, बिहार के बाढ़ के कुछ अलग कारण हैं, कर्नाटका के बाढ़ के कुछ अलग कारण हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग कारण अलग है। अगर इसको हम एक सोल्यूशन लेके चलेंगे तो सारे समस्याओं का संभव नहीं होगा। हमें लोकलाइज करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लिया बिहार के फ्लड की चर्चा करें, तो बिहार की फ्लड के बारे में चर्चा करते हैं तो नदियों का समागम है, वहाँ कई नदियाँ हैं रिवर बेसिन में, और उसके बाद आप देखेंगे गंगा है जो पानी को सोखती है, जो चारों तरफ से पानी आता है, कोसी का है और पानी खींचती है वो। अगर वो ओवरफ्लो कर रहा है तो वहाँ पे पानी इनंडेशन होगा। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप है कि वहाँ पे नेपाल में अपर रीजन में क्या बारिश हो रही है, तो वहाँ के कारणों को भी समझना होगा। वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है नेपाल में, तो वहाँ भी पेड़ों का कटाव हो रहा है और सिल्ट वहाँ से आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी बिहार पे पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे मैं कारण को समझना चाह रहा हूँ, तो इसमें ये समझ में आएगा कि ये कारण एक स्टेट अकेले अगर करके करेगा तो शायद समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे नेपाल को भी सम्मिलित किया जाए, बिहार को भी सम्मिलित किया जाए और इसके पड़ोसी राज्यों को सम्मिलित किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह हैं, तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टाइप का वह कार्यक्रम होगा। तो ये जब उसी तरह से कर्नाटका, चेन्नई और उनका केरला, इनको देखें, उनको 4-5 स्टेट को साथ आना पड़ेगा, रिस्क को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। एक अकेला रिस्क को लेके और रिस्क के पूरे प्रबंधन में लगेंगे तो शायद नहीं होगा। नहीं, लेकिन तो जैसे पानी के लिए बहस जो हो रही है, जी, जो सूखापन है, चाहे वो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात करें, चाहे और कोई भी बात डैम्स के बारे में बात करते हैं, जो पानी के कारण जो राज्यों में अपनी अलग अलग राय लोग रखते हैं, मुझे लगता है कि ये राज्यों को सभी को सामने आना पड़ेगा और एक कलेक्टिव डिसीजंस लाने पड़ेंगे कि हमारे 5-6 राज्यों का या इस रिवर बेसिन पे हमारी ये समस्या है और इस रिवर बेसिन के लिए हमारी ये समस्याओं का समाधान है। तो मूल रूप से मैं 2 बात कहूँगा कि मूल रूप से ये कहूँगा कि बाढ़ है और बिहार में, और वहाँ पे सूखा भी है। सेम राज्य में अगर देखें, कर्नाटका में बाढ़ है तो वहाँ भी सूखा है। उसी तरह से आप देखें कि केरला में अगर 18 जिले तो 2 जिले में, मध्य प्रदेश में बाढ़ है और सूखा है। तो एक जल का जो पूरा प्रबंधन है उसका एक होलिस्टिक बैंडेड अप्रोच से चलने वाला नहीं है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच हमारे पूरे आपदा प्रबंधन, इकोलॉजी मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट, इसको साथ लाना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम ये केवल हम सोचेंगे केवल पेड़ लगा के समस्या का समाधान कर ले, वो भी संभव नहीं है। पहली स्टडी यूकलिप्टस पे थी। उसी तरीके से जो हमारे जो विकास के बारे में जो मुद्दे उठ रहे हैं, विकास तो हमें जरूरी है क्योंकि संसाधन, लोग बढ़ रहे हैं, संसाधन हमारे सीमित है,
लेकिन किस तरह से हम इको फ्रेंडली और इकोसिस्टम को साथ लेके विकास करें, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी की भी भूमिका बहुत ज़्यादा होने वाली है आगे के वर्षों में। जो हमारे आसपास टेक्नोलॉजी है उसका किस तरह से मैं तेलंगाना का एग्जाम्पल देता हूँ। तेलंगाना में जाकर देखा वहाँ पे जो वाटर ग्रिड सिस्टम उन्होंने बनाया कि वाटर का यहाँ का फ्लो वहाँ कैसे मिलाएं, तो एक छोटा सा प्रयोग बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो क्या उस तरह के प्रयोग जहां पे हम कह सकते हैं कि वाटर बैंक का निर्माण बिहार नहीं कर सकती या कर्नाटका जहां पे सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नहीं कर सकते, तो इस तरह के साइंटिफिक सॉल्यूशंस को भी ढूंढने की आवश्यकता है। तो साइंस हमें मदद करेगा इस तरह के बड़े सॉल्यूशंस को लाने। और हमेशा मैं बार बार कहूँ कि छोटे छोटे सॉल्यूशंस के बारे में हम देखेंगे तो शायद हम कहीं और खो जाएंगे। अभी व्यापक भी चाहिए और छोटे भी सॉल्यूशन चाहिए। तो माइक्रो लिंकेजेस हमें जरूरत है आज के समय। वंदना जी ने कहा कि महिलाओं का, मैं तो देखा हूं कि इस तरह की आपदाओं में मैं कहीं भी ऐसा नहीं देखा हूं कि जहां पुरुष थे कोई, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं लेकिन मैं सोचता हूं कि इस तरह के बयान मिलेंगे कि पुरुषों ने कहीं अपना जीवन को संघर्ष करके और इस तरह से पूरा बलिदान किया हो एक लार्जर समाज के इंटरेस्ट में, जहां पे पर्यावरण की बात होती है। खेजड़ी मूवमेंट राजस्थान में हुआ, वो एक अपने आप में एक एग्जाम्पलरी है कि किस तरह से लोग पहला चिपको आंदोलन, तो लोग पहले सचेत थे, अब हम थोड़ा अचेतन की अवस्था में लगता है चले गए। मतलब काइंड ऑफ की सभी चीज रहते हुए हेल्पलेस क्यों महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये सुप्तावस्था से उठना होगा नहीं तो फिर ये सीधा ये मृत्यु हमारे सामने खड़ी होगी। जब ये मृत्यु देखते हैं, बाढ़ का पूरा जब प्रकरण देखते हैं तो लगता है ये एक सवाल मन में आता है बार बार कि क्या जो लोगों की डेथ्स हो रही है ये प्रिवेंटेबल था या नहीं था, क्या उन्हें बचाया जा सकता था या नहीं। अगर ये सवाल हम अगर मूल रूप से प्लानिंग में करें कि 200 लोग, पिछले बार केरला में 400 लोग की डेथ हुई, आज 200 यहाँ हुई, बिहार में हो रहा है, वहां हर राज्यों में कुछ ना कुछ डेथ के आंकड़े आ रहे हैं। अगर ये एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में अगर इसको देखें कि क्या ये प्रिवेंटेबल है या नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले बार 10 पॉइंट एजेंडा का जिक्र किया और कहा कि लोकल कैपेसिटी को आप विकसित करें। उन्होंने रिस्पांस सिस्टम को डेवलप की बात करी है, महिलाओं की सहभागिता, लीडरशिप की बात की है। तो अगर हम उस पॉइंट को भी अगर आगे लेके बढ़ते हैं जो नए पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन में, तो ये जब तीनों इंटीग्रेट, सीसीए जो हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें और आपदा प्रबंधन संडाई फ्रेमवर्क हम लोग एक बात करते हैं हमेशा, ये तीनों ग्लोबल सिग्नेटरी हैं हम लोग इन तीनों कन्वेंशंस के। तो क्या मैं यही कह रहा हूँ कि लोकल भी वर्क करना पड़ेगा और साथ साथ हमें इसका रीजनल सॉल्यूशंस भी ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है वंदना जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक कारण नहीं है। जैसा कि संतोष जी ने बताया कि अलग अलग राज्यों की जो बाढ़ के कारण है वो अलग अलग हैं, भूगोलिक और उनकी जो प्राकृतिक संरचना बनी हुई है सारी अलग अलग है। लेकिन क्या एक कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है क्या स्टेट वाइज, क्योंकि हर साल हम खबर पढ़ते हैं, हर साल बारिश होती है, हर साल मौतें होती हैं, तो इनको बचाया जा सके। फिर जैसे तकनीक का जिक्र किया, तो हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में इतने बेहतर प्रक्षेपण किए हुए हैं कि सटीक विवेचना कर ली जाती है कि इतनी तारीख को इतने बजे यहां पर इस तरीके का पानी बरसेगा। तो जब इतनी टेक्नोलॉजी में इतना विकास हुआ है तो उस आधार पर क्या हम व्यवस्थाओं को पहले से, प्रिकॉशंस की बात जिसको हम कहते हैं, उसको लेकर के एक मैकेनिज्म तैयार नहीं कर सकते क्या? पहली बात तो साइंस ऑफ वाटर इज ओनली वन लॉ, द हाइड्रोलॉजिकल लॉ। दो नहीं है, सूखे में भी वही लॉ चलती है, गीले में भी वही लॉ चलती है, फ्लड में, सूखे में, ड्राउट में। लॉ एक है, वाटर साइकिल को आपको मेंटेन करना है। करेक्ट। और वाटर साइकिल रिप्लेनिश करती है। जब उस वाटर साइकिल के साथ हम इग्नोरेंस में और अंधेपन में खिलवाड़ करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं अभी, तो वो ही डिसरप्शन, आजकल डिसरप्शन बहुत प्रिविलेज का वर्ड हो गया, तो वो ही डिसरप्शन सूखा भी देता है और फ्लड भी देता है। आप, क्योंकि मेरा तो बचपन ही, मेरी पैदाइश ही हमारी गढ़वाल में हुई है, तो जिन जंगलों में अभी भी नेटिव फॉरेस्ट हैं, तो आप पानी देखिए, बरसात में भी वो ही क्लीन पानी आएगा, उतने ही लेवल का आएगा। और सूखे के टाइम भी, नॉन मॉनसून के टाइम भी वही प्योरिटी भी होगी और वही क्वांटिटी भी होगी। इसलिए हम इसको मेजर कर सकते हैं कि आपका इकोसिस्टम हेल्थ क्या है। आज बारिश आएगी, मिट्टी का पानी आएगा, फ्लड करेगा, और क्योंकि आपने जितने सिस्टम्स हैं पानी के वाटर साइकिल को रोकने की, उनको तोड़ा है,
अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के नहीं, लिए। कुछ लोगों के कुछ समय के कुछ लोगों के लिए, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि वो ही चीज जो प्रकृति को आक्रमण कर रही है वो महिलाओं को भी आक्रमण कर रही है, बच्चों भी कर रही है, पूरा समाज प्रभावित हो रहा है उससे। पूरा समाज, और उसमें गरीब ज्यादा वल्नरेबल। करेक्ट, बिल्कुल। और ये इंसान में कैपेसिटी है और हमारे देश में कैपेसिटी है। मैंने सुपर साइक्लोन, उड़ीसा का सुपर साइक्लोन जो पहला भयंकर क्लाइमेट चेंज वाला साइक्लोन था, 3 गुना वेलोसिटी थी, 30,000 लोग मरे थे उस सुपर साइक्लोन में 99 में। आजकल उड़ीसा में साइक्लोन आते हैं पर उस तरह की तबाही नहीं होती है, क्योंकि वो स्टेट ने एक पूरा सिस्टम बना दिया है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी इंडियन अंडर आर्टिकल 21 हैज अ राइट टू लाइफ एंड द स्टेट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैट लाइफ। रहा विज्ञान की बात, आपने भी बात की, मैंने फिजिक्स पढ़ी है और मैं इतना समझ गई हूं कि 2 तरह की सोच होती है। एक मैकेनिकल सोच है कि प्रकृति को हम इंजीनियर कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, सीड्स को जेनेटिक इंजीनियर कर सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, रिवर लिंकिंग कर सकते हैं। और दूसरी है प्रकृति में अपनी समझ है, अपनी समझ उस समझ में ढालें तो हम डेवलपमेंट, सच्ची डेवलपमेंट भी करेंगे और प्रकृति हमको देती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं अगर प्रकृति की रक्षा करोगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। आज हम प्रकृति की रक्षा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी रक्षा नहीं कर रही है। और अभी तो तबाही बहुत थोड़ी है दुनिया भर में। अभी मैंने एक फॉरवर्ड लिखा है, सत्याग्रह फॉर लाइफ, एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है कुछ महीने पहले इंग्लैंड में, जिसका नाम है एक्सटिंक्शन रिबेलियन, कि हमें एक्सटिंक्ट किया जा रहा है 100 साल में मानव जीव नहीं होगा, जैसे हमने 80% बाकी जीवों को खत्म कर दिया है। 1000 गुना एक्सटिंक्शन है कंपेयर टू द नेचुरल रेट। तो अगर हम देखें कि इस तरह की तबाही होती रहे, इस तरह की सूखा वो ड्रामा नहीं करता है, पर सूखे में भी जानवर भी मरते हैं, लोग भी मरते हैं, भूख भी बढ़ती है, और सूखा दोनों एक ही से साथ जुड़े हुए हैं, सूखा और फ्लड अलग नहीं है। दूसरा, हम मॉनसूनिक क्लाइमेट हैं, जब पानी आएगा तो सब जगह आएगा। और रिवर लिंकिंग का एनालिसिस मैंने तब किया हुआ है 2003 में, जब ये हुआ था, एज अ मेगा सोल्यूशन टू फ्लडिंग एंड ड्राउट। हमने कैलकुलेट किया है जो वाटर मैनेजमेंट है इसका, उस समय 2003 में जब क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं बढ़े थे जी, जब इंटेंसिटी ऑफ रेन नहीं बढ़ी थी, जब साइक्लोन्स की इंटेंसिटी नहीं बनी थी, तब भी बस 2% फ्लड वाटर्स को मैनेज करता है, बस 2%। तो बाकी तो 98% तभी भी तबाही करते। सो इट्स नॉट अ सोल्यूशन टू द फ्लडिंग डिजास्टर। दूसरा है, अगर आप मैप्स देखिए, इसमें तो हमने बहुत काम किया है जी, लगता तो कागज पे तो बहुत सुंदर है, पर जो 2 नदियां यहां जोड़ी जा रही हैं, बेटी और वर्धा बराबर बराबर हैं, वही वेस्टर्न घाट्स का पानी, वही बारिश होगी, दोनों में फ्लड आएगा उसी टाइम। और अगर आप ये इस पे तो केन बेतवा पे तो हमने बहुत काम किया है। केन छोटी नदी है, बेतवा बड़ी नदी है। छोटी नदी का सोर्स है पन्ना नेशनल पार्क, वहां टाइगर्स खत्म होंगे। और अगर मैंने तो बहुत ध्यान से शारदा यमुना लिंक भी, ये नहीं कि शारदा यमुना और गंगा से जुड़ती नहीं है, पर नीचे जुड़ती है। अब चाहते हैं दिल्ली के ऊपर जुड़ जाए, जो कि दिल्ली को और पानी मिल जाए, फिर चाहते हैं जाके खींच खांच के पहुंचा दो इसको साबरमती में, अहमदाबाद को मिल जाए और पानी। पर साबरमती में तो वैसे ही आप नर्मदा को ले गए हो, है ना। आप कृष्णा को जोड़ना चाहते हैं पेन्नार से, पर आपने श्रीसाइलम डैम को श्रीसाइलम से पेन्नार में चले गए थे, और आप इसको वहां भी ले गए थे चेन्नई में टू द पुंडी रेजर्वॉयर जी, तभी भी सूखा बढ़ रहा है, तभी भी फ्लडिंग हो रहा है। तो इसके पहले कि हम आगे चलें, हमें एक पुराना प्रोजेक्ट फॉर फ्लड मैनेजमेंट एंड ड्राउट मैनेजमेंट को देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जड़ से सोचने और समझने की जरूरत है ना। ये स्थितियां बहुत गंभीर है। मैं वंदना जी आपके पास दोबारा से आऊंगा, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस गंभीर, महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा जारी है। बने रहिए हमारे साथ।
भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति कई राज्यों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और जो आंकड़े हैं वो ये आंकड़े बता रहे हैं कि बाढ़ से दुनिया की हर 5वीं मौत भारत में होती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हमने किया है उसके बाद प्रकृति जब अपना रौद्र रूप हमें दिखा रही है, जो कि पहले भी दिखाती रही है, स्थितियां अब ऐसी हैं जिसे हम अलार्मिंग सिचुएशन कह सकते हैं। हम सभी को आज और अभी से जागना होगा पर्यावरण संरक्षण के प्रति, क्योंकि जो बाढ़ की जो स्थिति है ये चेतावनी है एक कि आने वाला भविष्य और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चर्चा लगातार जारी है इसी विषय पर और मैं समझना चाहूंगा मनोहर जी आपसे, हम लोग रिवर लिंकिंग की बात कर रहे थे। डॉक्टर वंदना जी ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अध्ययन के सारगर्भित तरीके से समझाया कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। मैं समझना चाहूंगा कि नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत सरकार ने भी की थी, क्या एक ऐसा विकल्प हो सकता है ये कि बाढ़ की स्थिति से कम बचा जा सके और जहां सूखा है और जहां ज्यादा बाढ़ है दोनों को एक लेवल को मेंटेन किया जा सके? रिवर लिंकिंग के साथ साथ मैं एक चीज़ पहले कहना चाहूँगा जी कि जो नदी है वो कभी 3 स्टेट से निकलती है, कभी 6 स्टेट से निकल के जाती है। तो एक सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टेट्स के बीच में, बिकॉज मेरे स्टेट में जितनी नदी है मैं अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ वोटिंग की वजह से या जो भी कंपल्शंस हैं उसकी वजह से, तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। और नदी तो स्टेट बाउंड्री नहीं देखती, पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखती, ज्योग्राफी भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखती। तो रिवर शुड बी मैनेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिन, रिवर बेसिन मैनेजमेंट होना चाहिए और रिवर बेसिन अथॉरिटी होनी चाहिए और रिवर बेसिन ट्राइब्यूनल होना चाहिए और उन ट्राइब्यूनल्स को हैंडल करने वाले टेक्नोक्रेट्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए, ओके, नॉट पॉलिटिशियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज फिर वोटिंग का कंपल्शन नहीं होता है। तो अगर आप एक रिवर को देखें, कहाँ हिमालय से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक जा रही है, कहीं पे भी जा रही हैं नदियाँ जा रही हैं, तो उसका वो जो नदी है कहाँ कहाँ से निकल के जा रही है, तो उसमें हर जगह पे अलग अलग बांध बने हुए, चेक डैम्स बने हुए, बड़ी डैम्स बनी है, छोटी डैम्स बनी है, कैनाल है, वाटर क्या बोलते हैं वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर्स हैं, हर तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर मैं इस नदी से यहाँ से मैं कहता हूँ कि मैं पानी जोड़ रहा हूँ, इधर से उधर उस तरफ जोड़ रहा हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से मैंने पानी निकाला तो ये पानी नीचे नीचे, क्योंकि सारे जो प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन होते हैं वो वहाँ पे कितना पानी पीछे से आ रहा है और कितना पानी आगे को छोड़ रहा है उसके हिसाब से पहले से ही बने हुए। 4,500 डैम्स हिंदुस्तान में बन चुकी हैं बड़ी वाली, तो ये कहना कि हम उसके लिए बहुत बड़ी स्टडी चाहिए, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पानी निकाल के जाता हूँ तो वो पानी आगे चल के क्या, ये देखिए कि जिस नदी में बाढ़ आ रही है उसी नदी में सूखा भी आ जाता है। अब केरला में जब इतनी से बड़ी बाढ़ आई तो लोगों ने सोचा कि जो अंडरग्राउंड पानी है वो बढ़ गया होगा, लेकिन ट्यूबवेल के ट्यूबवेल सूख गए, कुएं के कुएं सूख गए, क्योंकि उस पानी ने कैपिलरी एक्शन से पानी को सक करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, उस पानी को हमने रोका नहीं, संरक्षित नहीं किया उस पानी को हमने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हम करते हैं, सरकार कह रही कि इस तरीके से अब घरों का निर्माण हो और जिनमें जो बन चुके हैं पहले से वहां पर भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि वर्षा आधारित जो जल है उसको हम सहेज कर रख सके, क्योंकि ये हमारी खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 2003 में जी मैंने अपने कॉलोनी में सबसे पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अपने घर में बनाया था। ओके, 2003 में। उस टाइम पे मैं नेशनल वाटर एकेडमी में डायरेक्टर जी बाद में गया, तो मुझे फिर मेरे कॉलोनी वालों ने मुझे कहा कि आप इधर आइए, हमको हेल्प कीजिए। तो जब मेरा वापस ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने कॉलोनी वालों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया कि ये ऐसे होगा, और जहाँ से पानी निकल के जा रहा है, जो पंप कुछ पानी तो नदी से आता था, कुछ पानी जो था वो ज़मीन से खिंच के आता था। तो मैंने कहा था वहाँ पे एक पहाड़ी है तो वहाँ से सारा पानी जो है उधर आप वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कीजिए। तो लोगों ने कहा कि पानी की पैसा हमारा ब्लॉक खर्चेगा और दूसरे ब्लॉक भी है उनको फ़ायदा होगा। फिर सोनिया विहार आ गया, तो मैंने कहा कि घरों में हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। सोनिया विहार आ गया, लोगों ने कहा अब तो पानी आ गया, अब क्या दिक्कत है। तो 2003 में मैंने वो बनाया था, उसके बाद सब 3 घरों में लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अपने घरों में लगाया। तो ये जो है वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये घर घर में होनी चाहिए, ठीक बात है, क्योंकि सबसे प्योर वाटर जो है वो छत के ऊपर का वाटर है। ठीक है, तो अगर उस पानी को अगर हम जमीन में डालेंगे और घर घर में करेंगे तो वो पानी जो है जमीन को
संतोष जी, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखे की स्थिति है, और जब जहां बाढ़ आती है वहीं सूखा भी होता है। तो जब बारिश आती है, बरसात का पानी गिरता है, उसको सहेजा नहीं जाता, और उसके बाद धरती की छाती को फाड़ के कितना नीचे हम गड्ढा करेंगे, क्योंकि ट्यूबवेल भी सूख रहे हैं अब, और आने वाली स्थितियां और भयावह होंगी। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म कि जब प्राकृतिक रूप से हमें पानी का वरदान मिल रहा हो तो उसको बाढ़ की स्थिति भी ना बने और उसको भविष्य के लिए भी सहेजा जा सके, ऐसी नीतियों पर अब नीतियां नहीं, काम की जरूरत है जमीन पर। बिल्कुल। देखिए, मैं राजस्थान में जब कार्य कर रहा था पहले, तो मैं देखता था कि जितने भी जब सुखाड़ का टाइम, जो सूखे का टाइम जिसको कहते हैं, ड्राउट का टाइम, तो उस समय केवल एक जरिया होता था कि खाना, फॉडर और पानी, ये तीन का इंतजाम किया जाए एज ए काइंड ऑफ अ सिम्प्टोटिक ट्रीटमेंट। और उसमें क्या होता था कि बोरवेल या हैंडपंप लगाना वाज द ओनली रेमेडी जिसमें लोग करते चले गए। सरकार की तरफ से भी होता था और एक व्यक्तिगत के तरह, समाज की तरफ से भी होता था। लगता था कि बस यही एक कला है हमारे पास जिससे हम कर सकते हैं इसका इंतजाम। और उससे क्या हुआ कि हमारे वाटर बॉडी जो जितने भी थे, जो वाटर का लेवल था वो डिप्लीट करते करते सारे रेड जोन में कन्वर्ट हो गए। तो आइडिया है कि मैं पॉइंट ये रखना चाह रहा हूँ कि जो सिम्प्टोटिक जो होता है एक फायर फाइटिंग तरीके से, तो फायर फाइटिंग तरीके से आपदा प्रबंधन या प्राकृतिक प्रबंधन नहीं हो सकता है। अभी जो एक नई सोच जो विकसित हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी, जो एक लोकल स्तर पे भी उसको लाने की बहुत ज़रूरत है, जो वंदना जी बार बार रिपीट कर रही हैं कि किस तरह से ये जो हमारी जो एक सोच है कि अगर हम बाढ़ का भी प्रबंधन देखें या सूखे का भी प्रबंधन देखें, तो अगर 3 फेज में अगर हम बांटते हैं कि बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के पश्चात, ये अगर 3 फेज को देखें कि बाढ़ के पूर्व हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर 3 साल 4 साल तक बाढ़ नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। सारे हमारे पास ज्ञान है, राष्ट्रीय ज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान है, लोकल ज्ञान है, उसमें एक्शन की जरूरत है। करेक्ट। कि अगर जोखिम है तो जोखिम को कम कैसे किया जाए। इसी में जो आप डेवलपमेंट के जितने डिस्कोर्स हैं, हम यहीं पे इसका विश्लेषण भी करते हैं। वंदना जी ने भी कहा कि पुअर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और बार बार ये बात हो रही कि क्लाइमेट चेंज में वो लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हैं और मैक्सिमम ब्रंट ले रहे हैं वो, सही बात है ना। तो जो लीस्ट कंट्रीब्यूटर है उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, और लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो ये एक सोच लाने की जरूरत है, मेन स्ट्रीमिंग सोच है। यहाँ पे वंदना जी ने कही और आपने भी दोहराया उस बात को कि सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं गरीब निचली बस्तियों में रहने वाले। आप और हम छत है हमारे पास, हमारे सर के ऊपर, लेकिन ऐसे लोग जो कि मतलब जो आसमान के नीचे अपनी रात बिताते हैं या फिर जो बिल्कुल बस्तियों में रहते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित वही होते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन कितने लोग तो बह गए, उदाहरण हमारे सामने है। इनको कैसे बचाया जाए, इस स्तर पर कैसे जागरूकता लाई जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो पहली बात तो हमें फिर से जागना होगा। ये नहीं कि हमारी संस्कृति ने, हमारी सिविलाइजेशन ने ये ज्ञान हमें नहीं दिया है, वो भूले हुए हैं हम। पहली कि हम प्रकृति के एक भाग हैं, उसके बाहर नहीं है। पूजा तो संस्कृति रही है हमारी, बिल्कुल। हमें वापस उधर आना पड़ेगा। जब मैं पहले राजस्थान जाती थी, हर जगह जल मंदिर होते थे जी, पानी दिया जाता था। आज हर जगह एक्वाफीना या किनले जी। और मैंने कोका कोला का प्लांट बंद करने के लिए अपनी बहनों के साथ प्लाचीमाडा में लड़ाई की, क्योंकि एक बोतल के पानी के पीछे 10 लीटर पानी की खराबी और 1.5 लाख लीटर रोज खींचा जाता है। उस तरह के शोषण से बढ़िया से बढ़िया जल खत्म हो जाता है। यही हो रहा था काला डेरा में, यही हो रहा था प्लाचीमाडा में। वहां तो महिलाओं ने दुनिया में पहली बार है कि कोका कोला को मेरी बहनों ने बंद किया जी, क्योंकि वो जल चोर हैं और उनने उनको जल चोर और बधाई की पात्र है इसके लिए, है ना। तो हमें अपने को एक प्रकृति का भाग देखना है। वो ही जल जो बाहर है, वो ही जल हमारे में है। हमारा 70% शरीर पानी है, धरती का 70% शरीर पानी है। जब हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, सब में ज्यादा बच्चों की मौत डिहाइड्रेशन से, ठीक बात। सब में ज्यादा धरती का संकट ड्राउट से है, फ्लड से है। और मैं तो कहती हूं ये कॉइन है ना, इसके 2 साइड है। एक साइड फ्लड, दूसरा साइड ड्राउट जी। और ये पर्टिकुलरली हमारे मॉनसूनिक इलाके में हमारा केयरलेस हो जाए। यूरोप में आप जाइए या
अमेरिका के नॉर्थ साइड में जाइए, वो केयरलेस भी हो पर उनकी बर्फ आ जाती है और वो पानी को रिचार्ज कर देती है जब मेल्ट करती है। हमारी तो ये जून से जो सितंबर में जब पानी आता है, we cannot escape from the monsoon. I think every economist who says we need to liberate ourselves from the monsoon has got it wrong. हमको मानसून को एक गिफ्ट मान के जल का संरक्षण करना है। और जल के संरक्षण, जैसे मैंने कहा, सब में पहले पहाड़ों के जंगल, दूसरा मिट्टी जो सब में बड़ा रेजर्वॉयर है। कंक्रीट के रेजर्वॉयर बहुत थोड़ा पानी रखते हैं, और जैसे मैंने कहा रिवर लिंकिंग 1% 2% फ्लड वाटर्स को मैनेज कर पाएगी। पर इतने सारे कनाल्स और इतने सारे वाटर लिफ्टिंग, और इसको 10 साल में बनना था, 2003 का ये शुरू है। हम किस साल में? 2019। तो अभी तक नहीं हो पाया। तो जरूरी है देखना कि आप ग्रैंड अनाउंसमेंट्स मत करो, रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू द रियलिटी ऑफ द वाटर सिस्टम एंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हमारे गवर्नर होते थे के.एम. मुंशी, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बने, हमारे पेरेंट्स से बहुत करीब थे, और उनने एक किताब लिखी थी जो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी है, कि हमको बस 2 चीजें ठीक करनी है जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के टाइम तोड़ी गई। एक न्यूट्रिशन साइकिल जिससे धरती की फर्टिलिटी टूटती है और भूख फैलती है, और दूसरी तरफ वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल में पहाड़ों में जंगल और मिट्टी में जैविक। आप जानते हैं पंजाब में जल संकट क्यों है? क्योंकि वो हरित क्रांति के वजह से 10 गुना ज्यादा पानी लिया जाता है। 10 साल में ग्राउंड वाटर नहीं रहेगा। सतलुज यमुना लिंक के पीछे तो लड़ाई हो चुकी है, 30 लोग मर चुके थे उस टाइम। पर आज भी पंजाब ने डिक्लेयर कर दिया है सतलुज उनकी है। इट्स ए सॉवरेन, सो द प्रॉब्लम इज नॉट ओवर। 10 गुना ज्यादा पानी मांगता है, पर सब में भयंकर बात तो ये है, मैं तो बीजों पे काम कर रही हूं पिछले 35 साल से। जो हमारी लंबी ऊंची किस्में होती थी, ज्वार की हो, चाहे रागी की हो, चाहे धान की हो, चाहे गेहूं की हो, हम उसका थोड़ा भाग खाते थे और बाकी हम धरती को धन्यवाद कह के वापस उनका खाना देते थे। वो जो हम वापस ऑर्गेनिक मैटर देते थे, वो ऑर्गेनिक मैटर धरती में जन संरक्षण का रास्ता होता था। तो जब से आपने ड्वार्फ वैरायटी बनाई, वो 10 गुना पानी लेती है और वापस धरती को पानी के संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं देती। इसलिए हार्वेस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए जलाया जा रहा है। तो चारों तरफ से असंतुलन आ गया है। एक असर केमिकल फर्टिलाइजर्स ने पूरी कर दी। और हमारा और केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल सॉइल का वाटर कंजर्वेशन तोड़ देते हैं। जो कैपिलरीज हैं, अर्थवर्म को मार देते हैं। अर्थवर्म बनाता है, करेक्ट, एरेशन करता है, एक डैम बनाता है। और सब में बुरी बात तो ये है इसमें कि जो हम हमेशा कवर करते थे अपनी खेती में, मिश्रित खेती में और हमारी देसी पेड़ों में, जब पानी आता है वो सीधे मिट्टी को लेके नहीं जाता, धीरे धीरे वो इन्फिल्ट्रेट और पर्कुलेट करता है। वो सिस्टम जो हमने मोनोकल्चर के साथ कि रासायनिक को रिस्पॉन्ड कैसे हो, उसकी वजह से भी जल संकट बहुत बड़ा है। और जहां जहां ट्रैक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां एक पैन हो जाता है नीचे, वो बिल्कुल लाइक अ हार्ड पैन, इट डजंट लेट द वाटर पर्कुलेट। सरकार ने बहुत ज्यादा बजट बढ़ा दिया है ट्रैक्टराइजेशन के लिए। एक इवैल्यूएशन वाटर इम्पैक्ट, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, इसका जरूरी है। हम इकोलॉजिकल थिंकिंग से भाग नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पर ध्यान देने की जरूरत होगी। बहुत जरूरी है। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसको शॉर्ट टर्म गेन से और शॉर्ट टर्म उससे नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें मैं साथ साथ ये कहना चाह रहा था कि एक पहले की प्रक्रिया जो सारे हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पूर्व आपदाओं के पहले पूरी तैयारी करने की आवश्यकता है, चाहे इकोलॉजी की बात हो, चाहे नए विकास की बात करें या फिर आपदा प्रबंधन की बात करें। उसके दौरान जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करते हैं आपदा प्रबंधन में, वो कितना फास्ट और कितना साइंटिफिक है और कितना लोगों तक हम फास्टली पहुंच सकते हैं। तो एक स्थानीय जो कैपेसिटी है, क्षमता का विकास, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बाढ़ आ रही है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के भी रिजल्ट आने हैं,
लेकिन साथ साथ हमें इसको भी मजबूत करना पड़ेगा कि लोकल रिस्पांस का सिस्टम चाहे वो, हाँ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे लोकल लेवल पे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो, लोकल पुलिस हो, वॉलंटियरिज्म हो, इनको जो केरला में देखा गया कि वॉलंटियरिज्म से काफ़ी लोगों ने वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे उसको राहत पहुंचाया, वो भी एक ज़रूरी है स्ट्रेंथन करने का। आज भी हम खाना हेलीकॉप्टर से बांटते हैं जहाँ इनएक्सेसिबल एरिया में, और उसमें जो सबल हैं वही उसको एक्सेस कर पाते हैं, और जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, इंक्लूसिवनेस की बात हम करते हैं, या फिजिकली चैलेंज हैं, उनके पास नहीं पहुंच पाता। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा समाज का वो भी एक बहुत बड़ा अंग है, और इसमें कैसे इंक्लूसिवनेस अप्रोच को भी साथ साथ रखें। तीसरी जो बात आती है कि अब एक आपदा का जब दौर गुजरता है तो हम क्या फिर वापस उस परिस्थिति में पहुंचते हैं जहां हम पहले थे, या एक बड़ा डेवलपमेंट गैप हो गया। अगर हम 10% के ग्रोथ से हम बढ़ रहे थे, तो क्या हम वो उस ग्रोथ को वापस ले पाएंगे, या एक ग्रोथ गैप लंबे समय तक चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि तो वो गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वो जो नुकसान हो रहा है उसका अगर हम माइक्रो एनालिसिस करें, माइक्रो में वो खो जाता है। भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 1% 2% ऑफ द जीडीपी लगेगा, वो लगेगा 2% तो हमारे इंडिया में वी कैन अफोर्ड, लेकिन उसका असर जो है गरीबों पर कैसा पड़ रहा है वो एक माइक्रो स्टडी से ही पता चलता है। और जब देखेंगे तो उसके लिए हमारे फाइनेंशियल सिस्टम मैकेनिज्म क्या है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमारी फिस्कल पॉलिसी क्या है, उसको भी साथ में लाना पड़ेगा। ये सब सरकारी और जो भी तंत्र है समाज, ये अर्थशास्त्र को चलाने का, उसको भी जोड़ने की जरूरत है। लेकिन मनोहर जी, ये बहुत शोध का विषय है, बेहतर अध्ययन की जरूरत है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या कुछ हम ले सकते हैं, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन तो अभी हमारे सामने है। क्या कुछ सीख हम दर्शकों को दे सकते हैं कि इस स्थिति से बचने के लिए और आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए ये एहतियात आपको बरतना होंगे? देखिए, पानी में एक सबसे बड़ी चीज कंटामिनेशन की भी है, पॉल्यूशन की है। अब पूरा देश चिंतित है, मीडिया चिंतित है कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं। आपने उनको हेल्प करने के लिए 15 साल लाइफ स्पैन रख दिया गाड़ियों का। 15 साल में चाहे गाड़ी आप पॉल्यूशन क्रिएट करे या ना करे, आप उसको जंक कर दो जी। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में हर 15 साल एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं? आप गाड़ियों को डंप करते जा रहे हैं, मैकेनिकल कार्स को। मेरे पिताजी की गाड़ी में हमने बेची थी जब वो 50 साल की हो गई थी जी, और लास्ट तक हम लोग एवरी 3 मंथ्स उसका पॉल्यूशन टेस्ट कराते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जंक क्रिएट कर रहे हैं, और हर तरह का जंक क्रिएट कर रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट जो वंदना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो पानी, एक तो पहली चीज़ है कि पानी अगर आपको प्लास्टिक में सप्लाई कर रहे हो तो भी ज़मीन से नहीं खींचना चाहिए आपको पानी। ज़मीन से क्यों खींच रहे हो? अगर आप एरेटेड फैक्ट्री लगा रहे हो तो ज़मीन से पानी नहीं खींचना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीन, अब लोग कहते हैं हम वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स वाटर हार्वेस्टिंग उनकी चक्कर में उनको दे वर अलाउड टू ड्रिल अ वेल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, लेकिन वो वही उसको वो वेल जो है, जो बैंड भी है तो भी सप्लाई कर देते हैं कि भाई ये चलो इसको रख लो आप। हाँ, अब अगर पानी मेरे को पहले जो हाथ से वो लोग पानी निकालते थे, ज़मीन से खुदाई करते थे, तो 30-40 फुट 50 फुट 60 फुट से नीचे नहीं जा सकते जी। अब जब से ये ड्रिल्स बन गई हैं मैकेनिकल, अगर आपको 80 फुट पे पानी मिल रहा है तो कहते हैं चलो 200 फुट पे चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 60-70 फुट पे जो एक्विफर है वो हो सकता है 4-5 साल में 10 साल में भर जाए, लेकिन अगर आपने 1000 फुट नीचे से पानी खींचा जी, तो उसको लगेंगे 1000 साल उसको पानी को भरने में। तो नीचे वाले एक्विफर को आप इतने डीप वेल्स मत बनाइए। और यही वजह है कि भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, हमारे लगातार गिरता जा रहा है जी। और दूसरी चीज ये है कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट पे था कि 60% ऑफ द वाटर इज कंटेमिनेटेड। क्यों कंटेमिनेटेड है? एक तो पेस्टिसाइड्स जो हमारी खेती बाड़ी में यूज हो रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो और उत्पादन ज्यादा है, बिल्कुल उत्पादन ज्यादा होगा कि भूख आएगी। मैं ये काम करती हूँ 35 साल से कर रही हूँ। हम 2 भारत के लिए अच्छा खाना, खोखला खाना नहीं, जहरीला खाना नहीं, अच्छा पौष्टिक खाना। पंजाब का उदाहरण है, कैंसर की कितनी ज्यादा ट्रेन जाती है, और ये वो फर्टिलाइजर केमिकल्स की वजह। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज मैं कहना चाहूँ, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहे थे, धीरे धीरे वो हम लोगों ने खत्म कर दिए। लोगों ने ड्रेन्स को भर के गाड़ियां अपनी खड़ी करनी शुरू कर दी। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन से जो बारिश का पानी होता था वो जाके नदी को, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है, मैं पॉल्यूशन के टॉपिक पे ये भी हूँ कि पॉल्यूशन जो है उसको डाइल्यूट करता था।
दिल्ली में मैं अब दिल्ली का एग्जाम्पल दूंगा कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में इतने बड़े बड़े नाले होते थे, मुझे याद है बारिश के टाइम पे भरे रहते थे। उसके ऊपर लोगों ने क्या हुआ कि अब आप जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको आपने स्वेज का वो सिस्टम नहीं अप्लाई किया, तो उन्होंने अपना जो स्वेज पानी है वो नालों में डालना शुरू कर दिया। बदबू आने लग गई तो लोगों ने उसको ढकना नाले कवर कर दिया। और ढका कैसे, मैं आपको बताऊंगा। मैंने देखा है कि ऐसी संस्था को दिया गया उसको कवर करने का जो बिल्डिंग्स बनाती है, तो उन्होंने उसको नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जैसे बिल्डिंग बनती है, पिलर्स, राउंड पिलर्स के साथ उसको सपोर्ट किया हुआ है। राउंड पिलर्स क्या होता है, स्ट्रीमलाइन नहीं होती, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भर जाएगा। आपने नालों को कवर तो कर दिया, स्टॉर्म वाटर ड्रेन को, क्योंकि उसकी बदबू आ रही है। बदबू इसलिए आ रही है कि आपने उसमें गंदा पानी डाला, तो उसको कवर कर दिया। एक दिन वो ब्लॉक हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, एक नई आफत आ जाएगी। जैसे बॉम्बे में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं ब्लॉक हो गए, क्यों ब्लॉक हो गए, हर तरह का पॉल्यूशन उसके अंदर जा रहा है। ठीक बात है। तो इसलिए मैं इसमें कहना चाहूंगी, सब में पहले हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि जल का अपना हक है फ्लो करने का, और जहां जहां हम उसको हक चोरी करेंगे वो कॉन्सिक्वेंस हम पे वो ही फ्लड के रूप में आता है, वो इस ड्राउट के रूप में। दूसरा, हर इंसान को जल के लिए, जल जीवन है, हमने जल शक्ति अभियान शुरू किया है, उसके लिए प्योर वाटर, क्लीन वाटर जरूरी है। वही। पर साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि क्योंकि अमीरों की, अमीर देशों की हर तरह की पोल्यूशन, चाहे वो क्लाइमेट पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, उसका सब में भयंकर असर गरीब पे पड़ रहा है जिसने वो कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इसलिए एक जल न्याय बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट ट्रीटी जो है वो तो सीधे सीधे शुरुआत तो यही हुई थी उसकी बात कि जिनने पोल्यूट किया है उनको देना चाहिए। वो तो ट्रंप साहब निकल गए अपने बंधन से, पर हमें वो अपनी बातचीत छोड़नी नहीं चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि आखिर में वाटर साइकिल तो ग्लोबल साइकिल भी है, लोकल भी है, ग्लोबल भी है ना। अमेज़न का उठा हुआ बारिश हमारे यहाँ भी आता है, तो कौन सी बूंद किस समय की बूंद, और हमें राजस्थान से सबक लेना चाहिए। कैसा है कि इस देश के रेगिस्तान में सब में ज्यादा तालाब और लेक्स हैं, और अनुपम मिश्रा एक बहुत सुंदर सोच करने वाले थे। उनने कहा था राजस्थान का एक एक बूंद पानी, राजस्थान की रजत बूंदें, उनने किताब लिखी थी कि वो खून पसीने के बनी है, क्योंकि उनके यहाँ बिश्नोई रिलीजन जो है जिसने खेजड़ी को भी प्रोटेक्ट किया और जल को भी कंजर्व किया, और ये सबक हमें लेना पड़ेगा। ये लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल नेसेसिटी है। अब अलार्मिंग सिचुएशन है और अब चेतना होगा, सुप्तावस्था से जागना होगा। हम सभी को हमारे बेहतर कल के लिए बेहतर गहन अध्ययन और शोध की जरूरत है, लेकिन इन सब के बीच भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि जितना हो सके हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने जिम्मेदारी को निभाएं, जल की एक एक बूंद को संचित करके रखें, और विकास का जो आधार हो वो प्रकृति का विनाश, उसका पैमाना ना हो। यदि इस बात को हम समझ लेंगे तो जो आज बाढ़ से जो स्थितियां हमारे देश के सामने उत्पन्न है और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, कम से कम ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होगी। इन सब के बीच में बधाई के पात्र हैं हमारे देश के सेना के वो जवान जो कि विपरीत परिस्थितियों में जाकर भी ईश्वर का रूप बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको बाढ़ग्रस्त इलाकों से सुरक्षित बचा करके सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिलकर इस और ध्यान देंगे और जितना हो सकेगा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। ये कार्यक्रम देखने के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।